जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का तो हमारा ये डिस्कशन रहेगा इस सेशन में। इसमें हम बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट टारगेट टॉपिक्स थे उसके बेसिस पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हम जो है दो मेन क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के आपके डिस्कस करेंगे एट ग्रेटर डिटेल। तो ये टारगेट टॉपिक्स आपको पता ही है, इसी के ऊपर जो है बेस्ड हैं आज के क्वेश्चंस। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज the elderly are not dependents, they are assets. Still, after 75 years of India's independence, geriatric services are neglected. Discuss. So, क्या है जेरियाट्रिक सर्विसेज, क्या है एल्डरली की कंडीशन आज की डेट में, सरकार क्या कर रही है उनके लिए, क्या जो है कुछ इनिशिएटिव्स हैं हमारे पास, क्या वो एडिक्वेट हैं या फिर दे आर फॉलोइंग अबिसमली शॉर्ट टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फॉर द केयर ऑफ द एल्डरली। These all aspects we are going to cover in the discussion and इस क्वेश्चन में देखेंगे ये सारे पैरामीटर्स को। तो आप स्टार्ट कर सकते हो विद यू नो कि हमारी जो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि कोई व्यक्ति जो पैदा हो रहा है वो कितनी साल तक जो है यहाँ पे जीवित रहेगा या जिंदा रहेगा, कि वो बढ़ी है एंड दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम 50 इन दी 1970 75 टू 70 इयर्स इन 2014 2018 and there are already 137 million elders and that number is projected to increase by 40%। 40% का उसमें जो है हमें इजाफा देखने को मिलेगा एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 300 मिलियन मार्क बाय 2050। तो दैट मीन्स कि हमारी जो जेरियाट्रिक केयर है, जो एल्डरली के प्रति हमारे जो भी हमारे सिस्टम्स हैं या हमारा एटीट्यूड है, वो दैट मस्ट इंप्रूव, दैट मस्ट बी यू नो इंस्टीट्यूशनल तरीके से उसको हमें बेटर करने की जरूरत है विद एवरी पासिंग डे। सो इसके साथ आप जो है यू कैन मूव टू द बॉडी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन और आप ये बता सकते हो कि देखो एक व्यू पॉइंट जो है वो शायद ये बोले कि दे माइट बी दे माइट एडवोकेट दिस व्यू पॉइंट कि ये हमारे ऊपर जो है वो बर्डन है, क्या ये डिपेंडेंट है। दूसरा व्यू पॉइंट बता सकता है कि ये हमारे एक पोटेंशियल एसेट भी हैं। ठीक है, पोटेंशियल एसेट क्यों है? क्योंकि देखो ये एक वास्ट पूल है किस चीज का, ऐसे लोगों का हु आर नॉलेजेबल, हु आर एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स, हु कैन बी great assets to the country, also to the economy also, and certainly to the upcoming younger generations as well. So that also you can either include here or you can take it to the next part. ठीक है जी। देन फिर आप बताओगे कि देखो दो मेन फैक्टर्स हैं वो जो डिटरमिन करेंगे कि एक तो इनकी कैपेबिलिटीज क्या है और दूसरा इनकी हेल्थ को हम कैसे मेंटेन करते हैं, कि ये क्या कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स रहेंगे हमारी सोसाइटी में। फिर आप इन्हीं एस्पेक्ट्स पे बिल्ड करोगे कि जैसे जैसे जो है ह्यूमन बॉडी की एज बढ़ रही है, तो ह्यूमन बॉडी की एज बढ़ने से इट नीड्स इंक्रीज्ड हेल्थ केयर, राइट। ये नीड्स जो है वो चेंज होती हैं। सो दिस रिक्वायर्स अ वाइडर रेंज ऑफ मेडिकल केयर, कि जो ह्यूमन बॉडी जो है उसकी कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होनी स्टार्ट हो जाती है एज के बढ़ने के साथ बॉडी की। तो आपको बेटर अगर आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे सकते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को ठीक रख सकते हैं, हेल्दी कंडीशन में रख सकते हैं अपनी इस एक बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रोपोर्शन को। देन प्रोविजन ऑफ हाई क्वालिटी, रीजनेबली प्राइस्ड एंड इजीली एक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज, ये रिक्वायर्ड है कि हेल्थ केयर जो है वो क्या हो, एक तो एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो और क्वालिटी। सो इट हैज टू बी एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली, right? And they required certain specialized medical services, जैसे कि चाहे घर पे या फिर रिमोटली, मतलब कि हॉस्पिटल में या फिर कहीं किसी और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, किसी हेल्थ केयर सेंटर में, कंसल्टेशंस, फिजिकल थेरेपी, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, डायग्नोस्टिक एंड फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। तो ये सारा आप बता सकते हो कि उनकी जो है वो क्या है, अलग अलग तरीके की वेरीड मेडिकल नीड्स हैं, राइट। देन यूल फर्दर एक्सपैंड ऑन द टॉपिक एंड आप बोलोगे कि देखो छोटे शहरों में, रूरल एरियाज में इनको एक्सेस करना बेसिक हाई क्वालिटी हेल्थ केयर को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, बहुत ज्यादा मिसिंग है, जिसको बिल्ड करने की जरूरत है। देन सिचुएशन फॉर एल्डरली इज मेड वर्स बाय एलिमेंट्स लाइक फेमिलियल नेग्लेक्ट, के परिवार का नेग्लेक्ट है, लो एजुकेशन लेवल्स, सोशो कल्चरल बिलीफ्स, स्टिग्मा, लो ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज एंड उसकी अफोर्डेबिलिटी। तो आप बताओगे कि ये जो है चीजें और सिचुएशन को एग्जैजरबेट कर देती हैं या फिर बद से बदतर बना देती हैं। देन आप बोलोगे कि इनकी जो एबिलिटी है एल्डरली की टू अंडरस्टैंड, टू रिस्पॉन्ड एंड टू सीक मेडिकल केयर फॉर वेरियस एलिमेंट्स इज ऑलरेडी लिमिटेड। व्हाई?
कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि फिजिकल, फाइनेंशियल, ओकेजनली साइकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स भी हैं कि ये कई बार जो है नहीं एक्नॉलेज करना चाहते उस चीज को कि अगर ये किसी मान लो हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं तो। एंड अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर एग्जैजरबेट्स या फिर वर्सन्स दी प्रॉब्लम इवन फर्दर। ठीक है, तो आप इस तरीके से थोड़ा डाइवर्सिफाई भी करेंगे और चीजों को ऐड करेंगे यहाँ पे। सो एज अ रिजल्ट मेजॉरिटी ऑफ देम नेग्लेक्ट देयर एल्डर ईयर्स, एंड उसमें जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको वो बेसिकली क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करने की ही कोशिश कर देते हैं। तो नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिर वो चीजें और ज्यादा कह लो कि कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं और वो खराब हो जाती हैं, राइट। तो ये हमारी कह लो कि रिसोर्सेज जो हैं, ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे हम जो इसको इनको बोल रहे हैं कि ये हमारे क्या हो सकते हैं, ये हमारे बहुत अच्छे एसेट्स हैं यार, एसेट्स हैं भी, है ना, और इनको हम और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और हमारी तो वैसे भी भारत की संस्कृति क्या रही है कि भाई ये जो है, ये आपके जो पुरखे हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, ये तो वैसे भी धरोहर है आपकी, है ना। तो वो वाला एक एस्पेक्ट भी है, उसको भी दिमाग में रखना चाहिए। देन गवर्नमेंट की स्कीम्स की अगर कुछ बात करोगे तो दे फॉल एब्सोल्युटली शॉर्ट, कंप्लीटली इनएडिक्वेट, कि बहुत कम अटेंशन है। और मेजॉरिटी ऑफ एल्डरली जो हैं दे कम फ्रॉम द लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स या लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। तो इनके लिए जो है एल्डरली के लिए हेल्थ केयर बहुत ही इनएडिक्वेट है, सरकार का अटेंशन काफी कम है। देन they deteriorate in health as a result of not being able to pay for their medical expenses, their inability to make a living, कि अपने जीने के लिए भी पैसा इकट्ठा करना मुश्किल है, and it pushes them into a vicious cycle of bad health और साथ में unaffordable medical cost। तो ये चीजें और खराब कर देता है। फिर रिजल्ट क्या हो रहा है कि ना सिर्फ ये इकोनॉमिकली इनएक्टिव हैं, बट दे आर आल्सो रिलायंट ऑन सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिलीज और अदर पीपल। और इसमें देखो फैमिलियल निग्लेक्ट वाला एक एंगल जो है वो भी लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सरकार के कुछ प्रोग्राम्स तो हैं लेकिन ये इनसफिशिएंट हैं और ज्यादा करने की हमें जरूरत है प्रोएक्टिवली, राइट। देन यू कैन मेंशन कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, देखो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को, गवर्नमेंट डेटा को क्लेम करना हमेशा जरूरी है, रिक्वायर्ड है, ताकि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट कर सको, अपने आर्ग्यूमेंट्स को बैकअप कर सको किससे, सरकारी डेटा से जो कि ऑथेंटिक हो और सर्टेनली क्रेडिबल हो, है ना। तो यहाँ पे क्या आप बोल सकते हो कि देखो अभी क्या हो रहा है कि आयुष्मान भारत जो है इट इज you can say lacking, they are undoubtedly many elderly people among the uninsured, कि बहुत सारे लोग अभी भी uninsured है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस नहीं है। कुछ एल्डरली प्लान, पेंशन प्लान अवेलेबल हैं सेंटर एंड स्टेट से, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो पैसा मिल रहा है उसमें दैट इज नॉट रियली सफिशिएंट कि वो अपनी जो एल्डरली नीड्स हैं या जो जेरियाट्रिक नीड्स हैं उनको फुलफिल कर पाए, उनको वो सही से कह लो उनके लिए पे अप कर पाए, राइट। फिर एक लॉ जो है 2007 में जो पास हुआ था कि हर जिले में जो अस्पताल होगा उसमें जेरियाट्रिक स्पेशलाइज्ड वार्ड होगा रन बाय अ फिजिशियन। लेकिन सरकार ने खुद जो है सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जो पेश की थी उसके हिसाब से ये बोला गया कि 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आउट ऑफ 35 दे लैक्ड इवन वन वार्ड और बेड स्पेसिफिकली फॉर द एल्डरली। तो ये आपको दिखा रहा है कि एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी जो है वो इज नॉट वेरी गुड और इट इज नॉट वेरी एनकरेजिंग। ठीक है, फिर आप आगे कैसे बढ़ सकते हो इसमें, और अगर मान लो कुछ चीजों को ऐड करना हो कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन चैलेंजेस। कैसे हैं अपॉर्चुनिटीज इन चैलेंजेस, कि हमारे जिस हिसाब से डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं और हम जेरियाट्रिक पॉपुलेशन या हमारी एल्डरली पॉपुलेशन धीरे धीरे जो है हमारा कैसे पॉपुलेशन पिरामिड में या पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। सो इंडिया शुड रीथिंक इट्स एंटायर हेल्थ केयर स्ट्रेटजी for the coming or the ensuing decades, given the elderly some priority, right। डेवलपमेंट होनी चाहिए फॉर एडिक्वेट सर्विसेज, तो उसमें आप कई सारी चीजें लिस्ट कर सकते हो, जैसे हमें नए कानून चाहिए, वी नीड मोर लॉज फॉर प्रमोटिंग इंश्योरेंस हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली व्हाइल आल्सो लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी, राइट। तो ये सारा कुछ जो है हमें अग्रेसिवली करने की जरूरत है। देन वी नीड टू रैपिडली इंक्रीज आवर पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग। भाई देखो सिंपल सी बात है, द गवर्नमेंट इज अ or the state is a welfare state, so it simply cannot afford to overlook the needs of the elderly population, ठीक है। and invest heavily in the creation of well equipped and staffed medical care facilities and home healthcare and rehab services, ताकि कोई अगर इसका फायदा उठाना चाहता है, स्टिग्मा को दूर करना चाह रहा है, तो भी वो है जो इनका फायदा जो है वो उठा सकते हैं।
Then you can also include that presently India जो है that is having a major deficit in infra and skilled medical care resources. ठीक है, तो आप कुछ स्टैट्स यहाँ पे डाल सकते हो कि देखो इस हिसाब से फिजिशियंस, हॉस्पिटल बेड्स, नर्सेज जो है वो बहुत ही सीवियरली इनएडिक्वेट है. एंड ओवर द नेक्स्ट डेकेड जो है हम इस हिसाब से जो है वी हैव द पोटेंशियल टू ऐड दिस मेनी बेड्स, दिस मेनी नर्सेज एंड दिस मेनी डॉक्टर्स. तो हमें बेसिकली करने की क्या जरूरत है कि जो एनपीएचसी है दैट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर of elderly, this you need to execute or implement well. You need to accelerate the execution of the program. ठीक है, फिर आप आयुष्मान भारत का भी जिक्र कर सकते हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका भी जिक्र कर सकते हो कि ये जो इकोसिस्टम है इसको और ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत है. ठीक है, एक्सपैंड करके पर्टिकुलरली हम बात कर सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द नीड्स, द मेडिकल नीड्स ऑफ द एल्डरली एंड ऑल्सो द स्पेशलाइज्ड अटेंशन जो चाहिए किसको, सीनियर सिटीजन्स को, फ्रॉम पर्टिकुलरली द लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा, कि जो निचले तबके से आ रहे हैं, जो गरीब हैं पर्टिकुलरली, जिनके पास कोई भी किसी भी तरीके का सपोर्ट फैमिली से ना तो है, ना ही वो खुद इतने सक्षम है कि वो अपनी नीड्स के लिए कुछ पैसा कमा पा रहे हो. राइट. देन यू कैन ऑल्सो टच अपॉन द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, कि ये जो है बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर भी हमारी यहाँ पे चैलेंजेस को सॉल्व करने का, पर्टिकुलरली अगर हम इंटीरियर्स की बात करें. राइट. लेकिन इसमें आपको डिजिटल लिटरेसी जो है वो एक जरूरी चाहिए सीनियर सिटीजन में. अगर वो डिजिटली लिटरेट नहीं है तो उनको कुछ जो है बेसिक डिजिटल लिटरेसी सिखाने के लिए कुछ प्रोग्राम जो है वो साथ में ऐड करे जा सकते हैं. ठीक है. एंड लास्टली यू कैन कम अप विद कि भाई ऐसा है कि ये स्टेप्स जो हैं बड़े एसेंशियल रहेंगे टू कन्वर्ट एल्डर्स इनटू अ मैसिव रिसोर्स फॉर द सोशो कल्चरल, कि सिर्फ आप इकोनॉमी से नहीं, थोड़ा सा आप और भी ऐड कर सकते हो कि देखो यार सोशो कल्चरल एस्पेक्ट भी तो है. ठीक है, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ वाला एस्पेक्ट बिल्कुल है ना, कि ग्रोथ टर्म्स में दे कैन कंट्रीब्यूट, दे कैन बी मैसिव रिसोर्स और मैसिव नॉलेज रिच रिसोर्सेज. बट ऑल्सो साथ में ये भी तो बात है कि यार सोशो कल्चरली हमारे जो भी रीति रिवाज थे या हमारे जो भी कह लो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, the elderly are the best suited to guide you with respect to those things, and giving an altogether different perspective to demographic dividend, that it is not just the working age population, so to say between 15 and 60 years, but they can also be beyond 60 and 65, right? They can also be a part of your demographic dividend in a altogether new perspective. That is what we are talking. है ना. After all, the proof of a truly evolved and caring nation lies in the way it not only nurtures its young, ये तो सब कर रहे हैं, इसकी बात तो हर कोई कर रहा है, but also how it cares for its aging population, how it cares for its elderly population. ठीक है, सिंपल सी बात है. कल को आपको जो है, हम लोग भी जो है बॉडीली एज जब हो जाएगी, we will also require such things. We will also require the specialized geriatric healthcare attention which today is lacking severely in the country. तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो this is going to be a need which India will be massively requiring in the coming decades, right? So that is how you can conclude it. ठीक है, I hope clear है. ये काफी at length हमने इसको डिस्कस कर लिया. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. दैट इज हाउ जेंडर इक्वल इज इंडिया एज पर द 2022 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एंड वेरियस सब इंडिसेस. Also discuss the major causes for gender inequality in India. So again a 20 मार्कर है ना, इसी को भी बिल्ड करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ही डिटेल्ड फैशन में जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को बिल्ड किया. ठीक है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स 2022 का, और आप रैंक के बारे में बात कर सकते हो कि देखो 135 हम स्टैंड कर रहे हैं आउट ऑफ 146. 2021 में जो है 140 थे 156 में से. देन यू कैन फर्दर मूव टू कि हमारी अप्रोक्सीमेटली क्या जो है एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स हैं, कि अप्रोक्सीमेटली हमारी 66.2 करोड़ वुमेन, एंड जो 2022 में इंडिया ओवरऑल स्कोर हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम दिस टू दिस. इंडिया का ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर जो है दैट हैज ऑसिलेटेड बिटवीन 0.59 टू 0.68 एंड स्टिल वी आर द 7th हाईएस्ट स्कोर इन द लास्ट 7 years. तो ये जो है सारा कुछ रिपोर्ट ने ही लिखा है, तो इसको आप यहाँ पे मेंशन जो है वो जरूर कर सकते हो. देन यू कैन फर्दर मूव टू डिफरेंट सब इंडिसेस. अब आप क्या करोगे कि एक एक सब इंडेक्स को मेंशन करके उसके कुछ ब्रीफ पॉइंट्स लिख सकते हो. ठीक है, तो हम काफी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. डिपेंडिंग अपॉन द नीड यू कैन ऑफ कोर्स यू कैन कट इट शॉर्ट, यू कैन ट्रिम इट डाउन.
तो सबसे पहले है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इसमें बताओगे कि जो ये मेट्रिक है ये बता रहा है कि कितनी परसेंटेज ऑफ वुमेन जो है आपके नेशनल लेजिस्लेचर में या फिर पार्लियामेंट में जो है वो बैठी हुई हैं, एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ वुमेन आर देयर इन द मिनिस्टीरियल पोजीशंस। ठीक है, तो इसमें जो है इंडिया, it is of all those sub indices this is where India ranks the highest, आप कह सकते हो, डिस्पाइट कि हमारी बहुत अच्छी एब्सोल्यूट नंबर्स में तो पोजीशन नहीं है। ठीक है, आइसलैंड का स्कोर 1 है, बांग्लादेश इज रैंक 9 विद स्कोर ऑफ 0.546। ठीक है जी, कि नॉट विद स्टैंडिंग विद द स्कोर ये एक्चुअली में लो है। अगर आप थोड़ा कंपेयर करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको असलियत जो है वो दिखनी शुरू हो जाएगी। देन इंडिया ऑन दिस मेट्रिक हैज वर्सनड सिंस द लास्ट ईयर। ठीक है, बट सिल्वर लाइनिंग क्या है, अच्छी बात क्या है, that it is despite reduction India score is above the global average in this category। मतलब बाकी देशों में तो और बुरा हाल है, बट ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग अगर दूसरे देश अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उसका कोई मतलब ये नहीं बनता कि आप भी अच्छा परफॉर्म ना करो या फिर आप इंप्रूवमेंट्स ना करो। ठीक है, देन द नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। तो इसमें आप इंक्लूड करोगे कि भाई परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स, वेज इक्वालिटी फॉर सिमिलर वर्क, earned income, etc. Then here too India ranks a low of 143 on 146। यहाँ देखो बुरा हाल है, 143, उसके बाद 145, 144, 5 and 6 यहाँ पे बैठे हुए हैं हम, right? Last year it was 151 out of 156, so it is much lower than the global average, and only Iran, Pakistan, Afghanistan are behind India। ये देखो कितनी कह लो पुअरली पोर्ट्रे कर रहा है इंडिया को कि यहाँ तो खैर तालिबान ही बैठा है, ये एक फेल्ड स्टेट है। ईरान के बारे में चलो ठीक है, ईरान भी लेकिन एक क्या है, ऐसा ही कंट्री है, कंजर्वेटिव कंट्री है। तो आप किन लोगों किन देशों के साथ जो है जाके बैठना चाहते हो, ग्लोबली क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हो आप यहाँ से, या आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हो, राइट? देन एजुकेशनल अटेनमेंट, तो यहाँ पे ये देख रहा है कि लिटरेसी रेट को बता रहा है, एनरोलमेंट रेट्स को देख रहा है इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन। यहाँ पे हमारा रैंक है 107 आउट ऑफ 146, और ये मार्जिनली हम कह सकते हैं यहाँ पे भी खराब परफॉर्म किया है, पिछले ईयर के कंपैरिजन में मार्जिनली वी हैव वर्सनड। ठीक है जी, ऑल राइट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट सब इंडेक्स दैट इज हेल्थ एंड सर्वाइवल। So this includes two metrics, sex ratio at birth and healthy life expectancy. So in this metric India is 146 among all the countries। लास्ट में हम हेल्थ एंड सर्वाइवल में score has not changed from 2021 where it was 155th out of 156। तब भी हम लास्ट वाले ही रैंक पे बैठे हुए थे। ठीक है, देन द नेक्स्ट सब इंडेक्स दैट इज, अच्छा अब आप आओगे कि ये तो हो गए, ये तो हो गए कुछ इंडिसेस। अब आप आ जाओगे कि क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से ये हम देख रहे हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं मिल रहा। सबसे पहले आ जाएगा आपका पॉवर्टी, कि गिवन ऑल द डेवलपमेंट एंड रीसेंट राइज टू प्रोमिनेंस वी स्टिल आर वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एंड ये एक बहुत बड़ा कारण है दैट लीड्स टू जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो डिस्पाइट एजुकेशन होने की वजह से फैमिलीज जो है वो क्या प्रेफर करती हैं कि भाई घर का लड़का जो है, बॉय जो है, उसको तो स्कूल भेज दो, बेटी तो पराया धन है ना। यही वाली मेंटालिटी कई जगह भी है कि उसको जो है स्कूल भेज के क्या करोगे, उसको इससे बेटर क्या करो, उसको इससे बेटर घर का कामकाज करना सिखा दो, वही उसने सारी उम्र करना है। So that is one of the biggest disadvantages which is prevailing in the society. Then you have patriarchal setup, इसके साथ ही जो जुड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ पे क्या है, पेट्रियार्कल है ना, पितरात्मक सत्ता। और पेट्रियार्कल सेटअप क्या कह रहा है कि वी हैव कंट्रीब्यूटेड टू फंडामेंटल इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, वेयर वुमेन आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द हाउसहोल्ड बिलोंगिंग टू देयर फादर, कि जो भी पैसा है वो कैसे जाएगा आगे, फादर को जाएगा, से फादर से सन को, या फिर हस्बैंड को, इस तरीके से, राइट? दे वर अनेबल टू गेट अ से इन एनी मैटर्स कंसर्निंग देयर ओन डेवलपमेंट। कम्युनिटी को तो छोड़ ही दो, अपनी खुद की लाइफ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, मैटर्स में, दे आर जनरली नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ से, राइट? दैट इज अनदर इशू और रीजन यू कैन से। देन लैक ऑफ एजुकेशन और लिटरेसी, कि डिस्पैरिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन in terms of literacy rates, and women in India is a known issue। ये चीज, the problem is not that there are few literate women, but rather के problem ज्यादा इसमें है कि lack of awareness in women themselves, कि जो महिलाएं खुद भी जो लैक करती हैं अंडरस्टैंडिंग को, कई एरियाज में, कई सारे कह लो पार्ट्स में कंट्री के,
that their rights have to be used by them, है ना। ये एक और इशू है कि आप अगर खुद ही अपने लड़ाई नहीं लड़ना चाहते या आप खुद अपने अधिकारों के लिए नहीं खड़े होना चाहते, then nobody actually can help you or nobody actually can fight for you। वो पहली चीज आपके खुद से आनी चाहिए कि you want to take up a fight for your own cause, for your own rights। Then lack of awareness among women, इसमें आप बता सकते हो कि one of the causes for gender inequality is the lack of awareness among women about their rights and their ability to achieve equality। This lack of awareness is often due to prevailing cultural and social norms, ये भी लिख सकते हो आप, है ना। और इनको ब्रेक करना जो है वो imperative है या फिर बहुत जरूरी है, so that these women can demand equality, right? So this is how you can even further diversify। फिर सोशल कस्टम्स, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस का एक सेपरेट पॉइंट बन सकता है कि यहाँ पे देखो द व्यूज ऑफ कस्टम्स, सोसाइटी, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर इनको जो है हम सिर्फ ऑर्थोडॉक्सी में या फिर कह लो सिर्फ जो ऐसे आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम्स है उसी में फिर अगर हम इनग्रेन करेंगे, देन इट इज गोइंग टू रिफ्यूज द अपॉर्चुनिटीज टू women which are generally provided to men, right, who are considered the dominant ones in India। so that also will exacerbate या फिर कह लो worsen the situation with respect to gender inequality। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप जो है इसको वो कर सकते हो। फिर अगली चीज लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, कि दे आर अनेबल टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन न्यू इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक रोल्स, कि आगे जाके और बढ़ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज करना, या फिर सिर्फ जो है फेमिलियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर द रोल ऑफ बीइंग अ होम मेकर। So in both rural and urban India, women spend a large proportion of time on unpaid home sustaining work। देखा जाए तो this is a very very big part, है ना, कि ये करना आसान भी नहीं है, and this constitutes a major part of their life। Women are unable to respond to new opportunities and shift to new occupations because of their mobility tends to be low due to intra-household allocation of responsibilities। कि सिर्फ जो है अपने घर का ही नहीं, कई बार जो है और साथ में और भी जो अगर मान लो जॉइंट फैमिली है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देख रही है, राइट। सो दैट ऑल कैन बी मेंशन्ड डिपेंडिंग अपॉन के अगर स्ट्रेट सीधे पूछा हुआ है क्वेश्चन में या फिर किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को पूछा हुआ है। और लास्टली आप क्या करोगे, लास्टली आप जब अगर मान लो कि क्वेश्चन की डिमांड ये भी हो के साइड सम वे आउट और हाउ कैन दिस सिचुएशन बी इंप्रूव्ड, तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को बेसिकली कन्वर्ट करना पड़ेगा कि देखो इन्हीं चैलेंजेस को हमें अपॉर्चुनिटीज में टर्न करना है। तो आप वहां पे बोलोगे कि जो जितने पॉइंट्स हमने सब सारे डिस्कस किए ना, जितने सब इंडिसेस डिस्कस किए बेसिकली रिपोर्ट के, उन सभी सब इंडिसेस को आप कन्वर्ट कर दोगे कि दीज हैव टू बी इंप्रूव्ड एंड हर एक इंडिविजुअल काउंट को आप अपॉर्चुनिटी में टर्न करोगे। सो एड्रेसिंग दीज कॉजेज इज क्रिटिकल टू अचीविंग जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया, राइट। सो दैट इज हाउ बेसिकली यू कैन ब्रीफली कंक्लूड द क्वेश्चन। ठीक है, तो आज जो है हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। दो हमने बड़े क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। देखो ये हो सकता है इसी ऐसे ही किसी हॉट शॉट टॉपिक के इवॉल्व घूमता हुआ कोई ऐसे भी आ सकता है। तो ध्यान में रखना, जनरली आपके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इन्हीं जो हैं हॉट टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपसे ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो ये एस्पेक्ट्स आपके वहां पे भी काम आ सकते हैं मेंस में। तो इसलिए ध्यान रखना इन इश्यूज को कुछ जो ऐसे हॉट इश्यूज होते हैं, ऐसे कह लो रेपिटेटिव इश्यूज होते हैं, इनको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना जरूरी है। चाहे 20 मार्कर के पर्सपेक्टिव से सोच लो या फिर सोच लो कि एसए के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो आज का सेशन हम यहाँ एंड करते हैं। अच्छा, जो कल के टारगेट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुए हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसको एक बार देख लेना। एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द टुमारोज सेशन। सो ऑलराइट, आई विल टेक योर लीव। आई होप आपने कुछ जो है सीखा है। एक बार वो हिट वाला लाइक वाला बटन हिट कर देना, लाइक वाला बटन हिट कर देना, है ना, जाने से पहले, so that we get a constant motivation to work even better for you with every passing day. All right, so this is Piyush signing off. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.